हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपने अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, ये आपका फिजिक्स का जो है चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर आपका जो बनता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में ये इसका सेकंड लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर्स में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत पूछा जाता है। ये मान के चलिए एक के बाद एक हर साल पूछा जाने वाला यह आपका क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसको हम अच्छे से कंप्लीट जानने वाले हैं। और बायो-सेवर्ट के नियम जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको हम अच्छे से जानने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में ज्यादातर पूछा जाता है और साथ में जो है इसके न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये बायो-सेवर्ट का नियम होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें अरेस्टेड के अनुसार, एक साइंटिस्ट थे अरेस्टेड, इन्होंने एक बात बताई। क्या बात बताई कि यदि किसी धारावाही चालक में, मान लीजिए हमारा कोई धारावाही चालक है, ये छोटा सा तार ले लिए। अब तार मतलब धारावाही चालक है जिसमें धारा से प्रवाहित, अरे जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए तो वही तो धारावाही चालक होगा भाई। जिसमें भी धारा प्रवाहित होगा वही तो चालक होगा ना। तो यदि हम कोई धारावाही चालक ले ले और उस धारावाही चालक में धारा प्रवाहित कर दे, तो जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही किसने कहा ये बात अरेस्टेड ने कहा है। किसने कहा है? अरेस्टेड ने कहा कि यदि कोई धारावाही चालक ले लिया जाए और चालक में धारा अगर हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र यानी उसके इर्द गिर्द जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात किसने कहा था? अरेस्टेड ने कहा। तो अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो बायो-सेवर्ट थे, इन्होंने कुछ बातें बताई कि ऐसा इसलिए होता है। तो बायो-सेवर्ट ने इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इन्हीं जिन जिन बातों को लेकर के इन्होंने एक्सप्लेन किया है उन्हीं को उनके जो पॉइंट्स हैं, उनके जो रूल्स हैं, इसी को बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। अब बायो-सेवर्ट ने किन किन बातों पर बताया है, तो चलिए देखते हैं कि कोई धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात जो डिपेंड करता है भाई, ये मान लीजिए ये हमारा धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक का ये अल्पखंड हमने ले लिया डीएल, डेल्टा एल। आप चाहे डेल्टा एल करके लिखिए, चाहे डी लिख करके डी स्मॉल डी लिखिए, बात एक है। तो ये डेल्टा एल मान लीजिए अल्पखंड है और इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहली बात उन्होंने बायो-सेवर्ट ने क्या कहा कि जो धारावाही चालक है इसके अल्पखंड यानी छोटा सा खंड ले लिया जाए और उससे आर मीटर की दूरी पर जो बिंदु पी है, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है भाई? इस अल्पखंड में जो धारा प्रवाहित हो रहा है, आई धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रहा है, तो आई धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप लिखेंगे बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी भाई बिंदु P पर अगर देखा जाए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो चालक में प्रवाहित धारा भाई उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है डेल्टा बी जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा आई के, यानी चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात बताया गया। दूसरी बात इन्होंने ये कहा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पखंड रेखा की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई चालक में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा, वो अल्पखंड की लंबाई मतलब डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने दूसरी बात बताई। और फिर इन्होंने तीसरी बात जो बताई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P को मिलाने वाली रेखाखंड पर बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई आप देख रहे हैं रेखाखंड, इस चालक से जो कोण बन रहा है थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप बताएंगे डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा, यानी ये थीटा कोण जो बन रहा है ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बिंदु P और अल्पचालक खंड के बीच जो बनता, दोनों के मध्य जो कोण बनता है
उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात है। और चौथी बात इन्होंने जो बताई है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P से तथा अल्पखंड के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आपको तीसरी बात में ध्यान देना है भाई, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु P है और तथा ये अल्पखंड की जो लंबाई है, यहाँ से इन दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो डेल्टा बी हमारा होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r, भाई r दूरी है तो r के स्क्वायर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आई? ये चार बातें हैं, इन्हीं चारों बातों को मिला करके जो है बायो-सेवर्ट का नियम पूरा होता है। आप इसको समीकरण 1 बता सकते हैं, इसको समीकरण 2 बता सकते हैं, इसको समीकरण 3 बता सकते हैं और इसको समीकरण 4 बता सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं चारों समीकरण को आपस में मिलाने पर, भाई इन चारों को आपस में मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी डेल्टा बी है, यहाँ भी डेल्टा बी है, यहाँ भी डेल्टा बी है, यहाँ भी डेल्टा बी है। तो आप डेल्टा बी तो ऐसे लिख ही देंगे, समानुपाती लगाएंगे और फिर यहाँ पे आई है, डेल्टा एल है, साइन थीटा है, ये सब अनुक्रमानुपाती है। तो आई हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और बटे में यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? समानुपाती को हटाएंगे हम तो एक नियतांक रखेंगे तो हमारा डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई एक नियतांक आ जाएगा, बाकी आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये फार्मूला जो है बायो-सेवर्ट का नियम से जो है आपको देखने को मिलता है। ये डेल्टा बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो चालक की अल्पखंड है इसके द्वारा उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र पर इन बातों पर मान निर्भर करता है। अब ये जो आपका μ0/4 पाई है भैया लिखा गया है, μ0/4 पाई ये एक नियतांक है, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। μ0/4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। समझ में आई बात की नहीं समझ में आया? देखो बायो-सेवर्ट ने जो है जो चालक है, चालक के अल्पखंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है ज्ञात करने के लिए निम्न बातों को बताया। देखो इसमें बातें आपको यहीं से पकड़ना है, कहीं अलग से याद करने नहीं जाना है। सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि भाई जो अल्पखंड के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई इसमें चालक में कोई न कोई धारा प्रवाहित आप कर रहे हो तो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली बात उन्होंने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक के मध्य, जो हमारा चालक है तो चालक के जो अल्पखंड की लंबाई है उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल जो है होता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक यानी अल्पखंड की जो लंबाई है वहां पर मिलाने वाली रेखा के जो कोण बनता है उस कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर डेल्टा बी समानुपाती जो है साइन थीटा जो है लिखा जाता है। और अगली बात उन्होंने कहा कि जो हमारा ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, चालक का अल्पखंड है, इन दोनों रेखाओं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनती है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, जो दूरी r होती है उसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी समानुपाती 1/r² इसको लिखा जाएगा। चारों समीकरण को मिलाओगे डेल्टा बी एक किनारे हो जाएगा और फिर जो है समानुपाती अपनी जगह पे और जो ऊपर है आई डेल्टा एल साइन थीटा ये हो जाएगा, बटे में यहाँ r² है तो इसको r² लिख देते हैं। अगर समानुपाती हटाते हैं तो μ0/4 पाई एक नियतांक रखेंगे तो आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r² ये फार्मूला आपको निकल के आता है। और यहाँ पर μ0/4 पाई इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। समझ में आया? तो ये है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। इस पर न्यूमेरिकल आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और खूब एग्जाम में जो है लगातार पूछा गया।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।